करना जी। भी नहीं चाहती, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे करना भी पड़ता है। हम्म। तो मैं उसको क्या समझ के चलूंगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मुझे लगता है ये आपने पूछ लिया। पर यहाँ हम्म। पे जो भी लोग हैं लगभग सभी लोग ये परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर नहीं गुजर रहे तो बहुत अच्छा है। पर ये हमारे हम्म। जीवन में आने वाली व्यवहारिक सब विसंगतियां हैं, जिसमें कभी कभी हमारे व्यवहार में ये है ना, हम लोग देखेंगे तो हर जगह पे हम लोग एक टीम में ही काम कर रहे हैं। चाहे परिवार में हो, हमारी कार्य की जगह पे हो, और चाहे बिजनेस हो या अपना कोई नौकरी हो, शिक्षक हो, सभी जगह पे हम लोगों के साथ ही है। तो हम हम्म। लोगों से ही घिरे हुए हैं। आदमी हम्म। अकेला कभी भी नहीं। जी और ये बिल्कुल। बहुत गहरी समस्या है आज के समय में। अगर सबसे बड़ा जो पूरे विश्व में जो चुनौती है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। सभी लोग उससे फाइट कर रहे हैं। पर उससे आप गौर से देखिए कि लोनलीनेस जो हो रहा है, मतलब आदमी मानव मानव के साथ रहना नहीं चाहता। इसके कारण ही लोनलीनेस हो रहा है। दूसरा है कि वो अकेला रह भी नहीं पा रहा, क्योंकि हम्म। अस्तित्व में ऐसा डिजाइन है नहीं, साथ साथ है। तो ये ऐसा हो गया कि साथ में भी नहीं रह पा रहे, अकेले भी नहीं रह पा रहे। इसीलिए मध्यस्थ दर्शन में जो प्रस्ताव दिया है वो ये है कि सह अस्तित्व में हम सब साथ साथ हैं। और साथ साथ में रहने का एक व्यवस्था भी है, परिवार व्यवस्था है। परिवार व्यवस्था में परिवार के साथ और परिवार है, ग्राम है, ऐसा सब। तो ये नेचुरल डिजाइन है, ये हमको इससे पता चलता है प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। पर साथ साथ में रहना कैसे है वो अभी तक हमको समझ में नहीं आया। हम साथ में तो आ गए, आने के बाद देखा कि अपने जो भी अंदर चल रहा है मानव में, हम खुद को व्यवस्थित समझ नहीं पाए जो है। हम आपस में एक दूसरे में जो आदान प्रदान हो रहा है मूल्य, उसको नहीं समझ पाए। कर्तव्य दायित्व को नहीं समझ पाए। इसीलिए ये गैप है। अभी आपका जो समस्या है उसको आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। वो एक्चुअली में क्या है, तो आपको कौन सा संबंध आता है जब आप बात करते हैं तो सैनिटेशन वालों से बात करते हैं, कौन से संबंध को ध्यान में रख के आप बात करते हैं उनसे? है तो भैया साथी सहयोगी ही हैं हम लोग। बिल्कुल। तो अभी एक ध्यान चला गया है, कोई भी ये एक मतलब टेक्निक ही है। हम कहीं पे भी जब यहाँ पे कुछ ऐसा आता है तो ये जनरल है कि हम पहले संबंध को पहचाने। तो संबंध हम्म। को पहचानते हुए साथी सहयोगी संबंध आया। साथी सहयोगी संबंध में कर्तव्य दायित्व को निश्चित करेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, उनकी तरफ से क्या है, उसको आप देखिए गहराई में। तो ये है कि आपने जो काम उनको दिया है वो काम उनको करना है। अगर वो हम्म। काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उसका हम्म। मतलब वो काम करने में या तो उनको मजा नहीं आ रहा, या एक हम्म। प्रवृत्ति ही नहीं कि ऐसा काम करना है। मतलब जैसा जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 1 घंटे में यहाँ सफाई कर दूंगा, एक ये होगा। 1 घंटे में मैं सफाई करूंगा और जरा भी कचरा नहीं रहेगा। और भी हम्म। उसको हम लोग ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, अग्रीमेंट, ये क्यों करते हैं? क्योंकि मानव को मानव पे विश्वास नहीं, पहली चीज ये। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि हम जो चाहते हैं, हम अपेक्षा एकदम सटीक कर दे कि आपको इतने बजे आना है, इतना काम करना है, और काम करने का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो ये चीज होनी चाहिए। जैसे हम रेलवे में जाते हैं नहीं, वो फॉर्म भराते हैं क्लीनलीनेस का, सफाई का। तो जी। वैसा होता है। तो वो डॉक्यूमेंट करने से क्या होता है, अपेक्षाएं अच्छे से कम्युनिकेट हो जाती है। पर वो करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दो लोगों में एक तो विश्वास नहीं है और अपेक्षाएं निश्चित नहीं है। निश्चित अपेक्षाएं जहाँ पे होती है वहां पे आपको, जैसे कोई 10 साल से 15 साल से आपके साथ काम कर रहा है तो आपको रोज नहीं कहना पड़ेगा कि ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सामयिक यानी कि टेम्पररी है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो आएंगे आके करके चले जाएंगे। तो वो रेपो जो बिल्ट होना है उसमें समय लगता है, समय लगेगा उसमें। उससे पहले अगर उनमें वो बात आ जाए कि हमने इतना कमिट किया और हमको इतना करना है, ऐसी समझ उनमें पैदा हो जाए तो वो करेंगे। वो नहीं कर रहे और फिर आपके अंदर जो आवेश आता है, क्योंकि आपका हम्म। जिम्मेदारी ये है कि आपको ये काम करवाना है और जी भैया। उनको ये काम करना है, पर आपको जो करवाना है वो कर नहीं रहे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हम्म। हो रही है, इसलिए आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। अब आप जो हम्म। गुस्सा कर रहे हो आपको ऐसा अंदर स्वीकार होगा कि गुस्सा करने से वो काम कर लेंगे, ऐसा कहीं है ना? ये हम सबको स्वीकार होता है कि हम जैसे ही, क्यों? क्योंकि हमने देखा है बचपन से बच्चों को भी हम जो टोन थोड़ा बढ़ा देते हैं तो बच्चा रुक जाता है काम करने से। तो ये पहले से ही हमारी मान्यता है, गुस्सा करने से, ये करने से
हम लोग काम करवा सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग गुस्सा करते हैं ना, काम करवाने के लिए। और कोई कारण है? भैया मैंने गुस्सा तो मैं बिल्कुल, जो होता है ना वो अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध वाला सीन है। मैं तो गुस्सा करना ही नहीं चाहती, जो बिल्कुल अति होती है ना, कई कई बारी वार्निंग के बावजूद भी नहीं होता, चुप के बैठ जाएंगे, झूठ बोलेंगे। क्योंकि अब मेरे ऊपर ये होता है कि जैसे मेरे पास जिम्मेदारी है, स्कूलों में विजिट्स होती रहती है सीनियर ऑफिसर्स की, वो फिर बख्शते नहीं हमें। वो हमारी पेशी कर देते हैं कि क्यों नहीं किया, मेमो मिल जाते हैं हमें। तो ना चाहकर भी मुझे फिर वही होता है कि होना चाहिए। वो चाहते हैं कि ना कम करना पड़े, उसको ना लाभ की मानसिकता, काम कम करना पड़े और सैलरी ज्यादा मिल जाए। जी दीदी, इसमें आप देखिए कि जो क्रोध है अपनी अक्षमता का हम्म। प्रदर्शन है। दूसरा हम्म। एंगल ये भी देखिए कि क्रोध का जो है उसका कारण क्या है। तो मुझे जो समझ में आया कि क्रोध का कारण जो है ना, भय है। जैसे अभी आपने अपने भय क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे, हमको मेमो आ जाएगा, हमारा काम जो है वो मूल्यांकन ठीक से नहीं होगा क्योंकि हम काम करवा नहीं पाए। हमारी जिम्मेदारी थी हम काम करवा ले, हम नहीं करवा पाए। तो ये भय जो है, इसके कारण फिर दबाव आता है, और दबाव के कारण फिर क्रोध आता है। तो हाँ जी। एक एक तो क्रोध जो है कि जो आपको आता है, एक जो हम्म। होता है कि आप क्रोध दिखाते हैं, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं कि आपके अंदर आवेश नहीं है पर आप क्रोध दिखाते हैं। हाँ, वो तो दिखाने वाला सीन होता है भैया, मेरे को उनके प्रति कोई द्वेष वगैरह नहीं होता। बस बस वही वही देख जांचना है हमको, हमारे अंदर द्वेष है या जिसको हम सामान्य भाषा में बच्चों के साथ टफ लव बोलते हैं उसको, कि उसको थोड़ा आवाज ऊंचा करके बोलना है। नहीं तो जैसे एक बच्चा दौड़ रहा है वो गिर जाएगा, तो क्या करेंगे हम, उसको जोर से बोलेंगे या लोग गुस्सा हो जाकर उसको गिरने देंगे, क्या करेंगे? सभी लोग जोर बताएं। से, जोर से बोलेंगे भैया। जोर से बोलेंगे। अब जोर से बोलेंगे, वो आपने जोर से बोला है, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं, कोई गुस्सा नहीं। पर जो जी। लोग देखेंगे, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ये क्रोध है। तो कोई थर्ड पर्सन हम्म। डिसाइड नहीं कर सकता आपके अंदर क्या हो। पहली बात तो ये, वो आप ही हम्म। जान सकते कि आपके अंदर आवेश आया था या आपने आवाज ऊंची करके बोला। तो इसीलिए जब आप इनके साथ काम करते सहयोगियों के साथ, तब आपके अंदर क्रोध आ रहा है या फिर आप सिर्फ आवाज ऊंची करके बोल रहे हैं, ये हमको ही जांचना पड़ेगा। नहीं, वो तो आवाज ऊंची होती है, क्योंकि 2 मिनट बाद जब वो कर देते हैं ना, मैं नॉर्मली वैसे ही बात कर रही होती हूँ बिल्कुल सहज भाव से। हाँ, फिर तो वो ठीक है। अगर अपने अंदर आवेश नहीं आ रहा तो आवाज ऊंची करना वो क्रोध नहीं है, वो ध्यानाकर्षण है एक तरह से। वो ओके। ध्यानाकर्षण आप बहुत तरीकों से कर सकते हो, उसमें से एक तरीका है आवाज ऊंची करके बोलना। ठीक है उसमें भैया, मैं। उतना ही आपका गला जो है वो थोड़ा स्ट्रेन होगा, बाकी तो कुछ ज्यादा वो नहीं। भाव अपना ठीक रहे, अपने अंदर द्वेष ना हो। नहीं और नहीं, द्वेष नहीं होता, वो थोड़ी देर में वैसी होती हूँ मैं। काम हो गया, ठीक है तुम। फिर मैं ठीक, बोलती हूँ, बेटा पहले ही कर लेते, क्यों मुझे भी गुस्सा दिलाया आप लोगों ने। वही तो, वो उनको लगता है गुस्सा है पर आपके अंदर कोई भाव नहीं है, तो वो क्रोध नहीं है, वो तो फिर एक तरह से ध्यान दिलाने का तरीका है। लेकिन वो भी गलत है ना, मैं बार बार उसे ऐसे करना पड़ता है। तो वो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, विधियां हैं कि इस तरह से भी आप ध्यान आकर्षण करा सकते हैं। ध्यान ज्यादातर अभी तक जो विधियां प्रचलन में है वो दो ही है, या तो भय से या प्रलोभन से। इन दो तरीके से हम काम निकलवाते हैं। हम्म। समझ से काम निकलवाना जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि पहले अभी हमारे, पहले भैया हमारे स्कूलों में ऐसा था, जैसे जो वर्कर काम करते हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, उनकी कंपनी कोई और है, वो हमारे यहाँ सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, सर्विस। तो हम उनकी कंपनी को बोलते, पहले उनके सुपरवाइजर आके वही इनका काम देखते थे, हमें नहीं देखना पड़ता था। तो वो डरते थे हमारे सुपरवाइजर आएंगे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते, जो भी मतलब उनका एक्शन होगा। अब जो ये नई जी, कंपनी आई है 1 साल से, इनके इनके सुपरवाइजर आते ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ हम पे ही छोड़ दिया है, और वो हमारी सुनते नहीं है। उनको पता है ये तनख्वाह थोड़ा दे, तनख्वाह तो हमारी कंपनी दे रही है हमें। ये तो क्लासिक एग्जांपल ऑफ जिसको हम कॉर्पोरेट में कहते हैं ये सब चीजों को। इसमें क्या है कि हम्म। वही मैं जो बोल रहा हूँ, फियर है या प्रलोभन, अल्टीमेटली हम्म। उसका प्रमोशन कौन करेगा या उसकी तनख्वाह कौन काटेगा, वही उसको नियंत्रण कर पाएगा। अभी ये है कि आपके हाथ में क्या है, मतलब ये तो प्रॉब्लम ये है कि आप उनका पेमेंट रोक सकते हैं, ये कर सकते हैं एजेंसी का, उनके जो सीनियर्स है उनको बोल सकते हैं आपके आदमी ठीक से काम नहीं कर, रिपोर्ट, ये सब तरीके हैं। वो चलता रहता है, मेल भी भेज देते हैं कंपनी को, सब कुछ करते हैं, बट एक दो ये लोग हैं जो बहुत ये तंग करते समस्या हैं। सिर्फ आपकी नहीं, ये तो आपका आपने मतलब हिम्मत दिखा के बता दिया। लगभग ये समस्या हर जगह है। क्यों है, अभी इसको भी हम लोग देखें। अभी अभी एक तो है आपका जो प्रॉब्लम है उसको इमीडिएट कोई सॉल्यूशन हम दे दें,
दूसरा ये है कि ये समस्या अगर सबकी है तो इसका हम्म सॉल्यूशन क्या होगा। मूल में तो जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी लोग हैं वो भी कोई समाज से आ रहे हैं, और जो काम हम्म। कराने वाला आप व्यक्ति, आप भी कोई समाज के ही एक भाग हो। और जी जो बिल्कुल। एजेंसी का मालिक होगा वो भी इसी समाज से है, वो भी इस संस्कृति सभ्यता शिक्षा से आ रहा है। तो हम लोग अभी जिसको कह रहे हैं कि इंस्टेंट रेमेडीज में जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये अभी सारे तरीके हमने जो चर्चा की इंस्टेंट रेमेडी के हैं। पर हमको कोई अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होगा, उस पर विचार कर सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं आ गई, उसको भी हमको डील करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसको एड्रेस ना किया जाए, इसको किया जाए। पर इसके साथ साथ ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आजकल सबसे बड़ी वही समस्या है ना समाज में। अभी हम लोग जैसे एक बड़ा समस्या आ रहा है, ये जेन जी का वो जो समस्या कहते हैं कि आजकल की जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो उनका चाहे ओवर थिंकिंग का इश्यू हो या फिर कैंसल कल्चर हो, वो कल्चर ऐसे कल्चर डेवलप हुए, तो उसके साथ सभी माँ बाप बहुत परेशान हैं। पर ये समस्या तो अभी 15-20 साल की हो गई। हमने अभी अभी हमको एकदम इमीडिएट कोई सॉल्यूशन चाहिए। पर हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि ये समस्या शुरू हुई थी जब, तब से हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, अभी बड़ी हो गई और सामने आ गई। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग तो कब से चल रहा है, अब जो है उसका वो असर दिख रहा है। तो वो समस्या जितना समय अभी हुई है उसको जाने में भी समय लगेगा। तो अपने आसपास भी जो व्यवहार की समस्याएं हैं, कमिटमेंट के इश्यूज है, लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है। कारण तो ये है कि सभी लोग अपना दायित्व कर्तव्य को पहचान के वैसा काम करें। अगर भरोसा होगा और कर्तव्य दायित्व होगा तो ऐसी घटनाएं आएगी ही नहीं। सबको ही अपने कर्तव्य दायित्व से बंधा रहेगा। और ये अभी अभी ऐसा लग सकता है कि यूटोपिया है, पर ऐसा हो सकता है अगर समाज में सभी लोग ऐसे, जैसे मैंने कई जगहों पे देखा है ऐसा पर्सनली, कि यहाँ पे आज से 50-100 साल पहले कोई झूठ नहीं बोलता। अब हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है क्या। मतलब हम जहाँ पे जैसे महानगरों में दिल्ली मुंबई सब जगह में देखते हैं, तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई आदमी झूठ नहीं बोलता समाज में, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वैसा हो नहीं सकता, पर ऐसा था। तो अभी भी ऐसा संभव है। मुझे इतना ही कहना है कि उसके लिए जो तैयारी चाहिए अभी, वो समाज की, शिक्षण संस्थाओं की, सभ्यताओं की अभी नहीं। इसलिए हमको घटना के रूप में ऐसा दिख रहा है बार बार, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, साइबर स्कैम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अभी समाज की वैसी स्थिति हो गई है। तो अभी हमको जो चाहिए, जो हम चाहते हैं कि हम लोग अभय समाज में स्थापित कर पाए, यानी हमको भय ना हो कि कल जाके हमारा कोई चोरी हो, तो उसके लिए फिर क्या होगा, हमको एक समाज में नियंत्रण चाहिए। तो नियंत्रण कहाँ से आएगा। जैसे हमको ट्रैफिक का नियंत्रण करना है तो हमने क्या ट्रैफिक के नियम बना दिए कि अगर कोई इतना ओवर स्पीडिंग करेगा तो उसको मेमो आ जाएगा, जो आपने अभी बोला ना कि हमारा मेमो आ जाएगा वैसे। या फिर जो रेड सिग्नल तोड़ेगा उसको भी मेमो आ जाएगा। कुछ उन्होंने नियम बना दिया, जैसे अभी ट्रक के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए बना है, तो उसको 10 साल की जेल डालेंगे, ये करेंगे वो। तो बहुत सारी चीज़ों नियंत्रण में आ जाती है। समाज में जो नियंत्रण है वो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम यानी स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो अभी आपका जो इश्यू है, इसमें हम देखेंगे तो वो स्वधन है या दयापूर्ण कार्य और व्यवहार, अगर ये नियम स्वीकार है उस व्यक्ति को, तो वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता है स्वधन में यही है कि उसका जो भी कमा रहा है उसमें जो उसका दायित्व है, एक कर्तव्य है, उसको निभा रहा है। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में वो क्या कर रहा है कि आपके साथ व्यवहार भी ठीक कर रहा है। तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो ये एक लंबा सॉल्यूशन है, परमानेंट भी है। अगर ये समाज में स्थापित हो गया तो फिर ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। वो चाहे आपका वाला किस्सा हो या और भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो परमानेंट सॉल्यूशन आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए टाइम इसलिए लगेगा, हम जितना प्रयास करेंगे उतना टाइम लगेगा। तब तक तो हमको ऐसे सब इंसिडेंट होते रहेंगे, तब तक हमको इन सब इंसिडेंट के साथ कैसे डील करें,
कैसे हम उसको सुलझा पाए मानवीय तरीकों से, ये सब हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ कुछ बातें की, उनको ऐसे बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर ये सब इंस्टेंट रेमेडीज है। ये अभी तो चल जाएगी, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये ऐसा ही है, कभी सर दर्द हो रहा है तो हमने वो ले लिया एलोपैथी, पर उसका साइड इफेक्ट भी होगा, और दूसरी बार सर दर्द होगा तो भी वो करना पड़ेगा। पर हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, समाधान की, वो ऐसा है कि निरंतर है, मतलब हमने उसको जड़ से ही खत्म कर दिया, वो आई ही नहीं, बीमारी आई ही नहीं। ये स्वस्थता का मेन हमारा, जिसको लक्ष्य बोलेंगे वैसा है। तो हमारा लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। तो समाज में जो अभय स्थापित करना है, वो अगर समाज में अभय हो गया तो फिर ये समस्याएं नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं बड़े बड़े पिक्चर में। जी। जी ये ठीक लगता है सबको? जी भैया, बहुत अच्छा। प्रयास तो जारी है भैया। जी, और किसी को भी कुछ बता सकता है। मैं तो इसमें इतना ही बोलूंगी, जैसे जो भी सैनिटेशन वर्कर्स है ना, है ना, ये हम पहले अपनी जो उनके प्रति एक धारणाएं बनी हुई हैं, एक मान्यताएं बनी हुई है, प्री कंडीशनिंग बनी हुई है ना, कि वो पैसा ज्यादा लेना चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, और काम चोर हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, इन सारी बातों को हम एक तरफ करके, जैसे हमने देखा कहीं काम नहीं हुआ है, कहीं कोई छुप के बैठा है, तो आप उनको बड़े आराम से अनाउंस करके बुलाइए और उनको कहिए भाई वहां पर जाइए, वहां जरा सफाई कराओ। और वो कहता है कि भाई मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, कोई बात नहीं, अब कराओ। है ना, जब इस तरह से हम उनकी बातों को भी सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि अगर वो बताएंगे एचओएस को या किसी को बताएंगे कि भाई मैं थक गया हूँ। मैं ना आज देख रही थी तनु, मेरे को इतना वो लगा ना, देख करके मुझे बड़ा वो लगा, पता है, हमारे स्कूल में एक वो सफाई कर रही थी, सफाई करते हुए ना, जैसे वो थोड़ी सी सफाई कर देती थी तो वो कंधे झटकने लग जाती थी। आज की बात है, हाँ आज की ही बात है ये। तो मैं बड़े ध्यान से उसको देख रही थी, तो वो वैसे वो है भी हार्ड वर्कर। एक बात बताऊं तनु, एक और बात है, जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना, तो हम बड़ी सिंसियरिटी से पढ़ाते हैं, हर व्यक्ति सिंसियरिटी से पढ़ाता है जितनी उसके अंदर, उस समय उसके मन में ये नहीं होता कि मुझे तनख्वाह ज्यादा मिलती है तो मुझे अच्छा पढ़ाना है, या कम मिलती है तो मुझे कम पढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आदमी काम कर रहा होता है ना, तो बड़ी जितनी उसके अंदर होती है ना, उस दृढ़चित्ता के साथ वो काम कर रहा होता है। उस समय वो ये नहीं सोच रहा होता कि मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलती है इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा काम करना है। हम ये देख ही सकते हैं। तो मैं देख रही थी उसको कि वो कंधे झटक रही थी बार बार। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा कि क्या हुआ संगीता। कहती मैडम ये पूरा एरिया मेरा है और सर्दियों में ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा कंधा जाम हो जाता है सफाई करते करते। तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि ऐसे एक्सरसाइज कर लिया करिए। वो कह रही कहाँ मैडम इतना टाइम होता है, सुबह भागते हुए यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद हमें छुट्टियों वाले दिन भी बुला लेते हैं, कई बार हमें एकदम से कह देते हैं विजिट वाले आने हैं, वो आने हैं, वो भी सफाई करो, वहां की भी करो, यहाँ की भी करो। तो मैंने उसकी थोड़ी देर बात सुनी, सुन करके मैंने कहा हाँ बात तो तू ठीक कह रही है। मैं कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, ये कह के मैं आ गई। तो कहने का मतलब है बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी बातें हमने ना अपने मन में सोच रखी है, उन बातों को भी हमें रिकंसीडर करना पड़ेगा, रीएवेल्यूएट करना पड़ेगा, कि हम इन बातों को माने, या हम अपने संबंध के भाव को पहचान करके सामने वाले की स्थिति को जायजा करें, देखें, समझें, और उसके साथ एक मानवीयतापूर्ण आचरण करें। है ना, तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, सुनना भी पड़ेगा, और सुनना भी चाहिए हमें, है ना। हमें ये तो पता हो, हम सामने वाले को ये तो पता हो कि हाँ भाई ये मैडम कुछ हटकर है, कुछ अलग है। वो हम बाद में बेशक ये कह दें कि भाई मेरे को डांटना ना पड़ता, ये ना करना पड़ता, तो उसे एक और मान्यता पक्की हो जाती है कि डांटने से ही काम होता है, जबकि ऐसा मैं देखती नहीं हूँ। इस बात को मैंने अपने अंदर बहुत बार जांचा है कि कोई भी काम डांटने से नहीं करवाया जा सकता। है ना, फिर दूसरी बात यह है कि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप डांट भी सकते हो, उनको बोल भी सकते हो, लेकिन उनकी उनकी बात को रखने की स्वतंत्रता देते हुए, है ना, उनकी बात को सुनने की धीरता को रखते हुए।
इन दोनों बातों को रखते हुए हम किसी भी तरह से प्रस्तुत हो ही सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी बात कह सकें और हम भी उनकी बात को सुन सकें। इन दोनों बिंदुओं को पहले हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? तो बात आगे निकल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने 2 साल ये चार्ज निभाया है सैनिटेशन वालों का ना, तो हो जाएगा तनु, धीरे धीरे, कोई नहीं। बढ़िया। प्रयास तो जारी है और संबंध में ही करवाना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल जैसे होता है ना, जैसे सैनिटेशन स्टाफ है, उनको स्कूल सुबह रेडी करके देना होता है स्कूल शुरू होने से पहले, वो खुद ही 7:30 बजे आ रहे होते हैं स्कूल शुरू होने के टाइम पे। कंपनी को बोल दिया इनको चेंज कर दो भाई, जो पास का है वो दे दो, दूर से आ रहे हैं तो इनको वो करो एक्शन, कंपनी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां पे फिर जवाबदेही बहुत बड़ी बन जाती है ना। हाँ, तो वही तो बात कह रही हूँ ना, उन बातों को भी, लेकिन उनको भी तो आपको मद्देनजर करना ही पड़ेगा ना, उनकी परिस्थितियों को भी। ये जो बातें आप बता रहे हो ये तो सभी के साथ होती हैं, यही बातें हमारे साथ भी हो रही हैं। इन बातों में भी हम कैसे अपना रास्ता निकालेंगे, यही तो सबसे बड़ी दर्शन की खासियत है ना? अपनी धीरता को बनाए रखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, किस तरह से उनसे बैठ करके प्लान करेंगे, बात करेंगे, इसी बात से तो बात निकलेगी, है ना? ये बातें तो है ही। हमारे स्कूल में भी 3-4 बहुत दूर से आती हैं, एक तो सुल्तानपुरी से आ रही है, 6 बजे, वो 5:30 बजे चलती है वो घर से, 5:30 बजे वो घर से चलती है, तब वो 7 बजे स्कूल में पहुंचती है ना? तो वो तो बातें है ही, ये तो सभी के साथ है तनु, है ना? आपके ही साथ है ऐसा नहीं है। ये सारी बातें हम लोग, ये तो आपने एक घटना के रूप में कहा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लगभग हर जगह पे ये है। अल्टीमेटली आप देखिए कि व्यवहार में क्या हो रहा है अभी। भ्रमित बिल्कुल। स्थिति में हमारे साथ यही हो रहा है कि हमारी कुछ अपेक्षा है। वो चाहे आप इसकी बात करो, साथी सहयोगी संबंध की बात करो, भाई बहन की करो, माता पिता पुत्र पुत्री की करो, या पति पत्नी की करो। तो जहाँ पे जिस उम्र के पड़ाव में हम लोग हैं, मित्र मित्र संबंध में भी होता है। तो हम लोगों को अभी तक जो एक एक शिक्षा है और एक सोचने का जो ढंग है वो ऐसा है कि इसकी चलेगी। क्यों ऐसा? बिल्कुल। क्योंकि एक को हावी होना है। और आप अगर कॉर्पोरेट में किसी ने काम किया है तो ये एक सूत्र है वहां पे, जो हावी होगा उसकी चलेगी। तो जिसको नेगोशिएशन स्किल्स के रूप में कहते हैं, आप अपनी बात मनवा लीजिए। जो अपनी बात अच्छी तरह मनवा पाता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये सारी टैक्टिक्स जो है वो अमानवीय वातावरण में है। तो एक संस्था में, यानी जो भी एक है, जो व्यवसाय का स्थल है या एक तरह से कार्यस्थली है, तो सेवा स्थली भी बोल सकते हैं, जो कोई एनजीओ है ऐसा सब। तो हर जगह पे मूल रूप में तो लोग ही है ना, चाहे परिवार में हो या लोग ही हैं, मतलब मानव ही है। तो हमारी दिक्कतें पेड़ पौधों से नहीं है। हमारी दिक्कत जो वो सैनिटेशन में जो रूम या उससे नहीं है, मानव से ही है। हमारे विचार और हमारी मान्यताओं से हाँ, मूल में तो हमको, मैं वही मूल में बोल रहा तो हूँ वही कि है। मैं मूल में। बताऊं जिगर भाई, कि जी। वो कूड़े वाली गाड़ी आती थी ना, तो वो कई स्कूलों में आती है। तो जब मैं, वो नहीं आती थी, कई बार नहीं आती थी, मैं बोल के आती थी, साथ वाले स्कूल में बोल के आती थी, नहीं आती थी। मेरे पास 5-6 महीने ही रहा था एक बार, तो नहीं आती थी। तो मैडम मेरे को गुस्सा करती थी, रेखा मैडम आपको जब से मैंने चार्ज दिया है, ये है वो है। मैं कहती थी कोई नहीं मैडम, कल और करेंगे कोशिश, आज मैंने ऐसे कोशिश करी थी, ये वो। और अब मैं देखती हूँ, अब तो मतलब, अब वो कूड़े वाली गाड़ी को कई दिनों तक मैडम, वो मैं फिर मैडम ने ले लिया तो और ज्यादा वो बंक करने लगा, बल्कि मेरे को आकर के बोलने लगा कि मैडम आप तो बड़े ढंग से बोलती थी, आप हमारी बात को सुनती भी थी, तो हम कोशिश करते थे कि पहले आपके स्कूल में आ जाए, पर हमारे आपके स्कूल का नंबर ही हमारा 8वां है, तो हम आ ही नहीं पाते थे। 8वां नंबर आने तक गाड़ी भर जाती थी, तो हम आ ही नहीं पाते थे। कह रही आप वो मैडम के लिए बोलने लगे, ये मैडम तो बड़ी खड़ूस है, ये करती है वो करती है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, जब ज्यादा बर्डन हो जाता है ना, आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन है, आप इसलिए इरिटेट हो रहे हो, हम लोगों के ऊपर भी बर्डन है इसलिए हम इरिटेट हो रहे हैं। थोड़ी बातों को समझो और बीच का रास्ता निकालो, कभी बीच में से कोई स्कूल बंक करके आ जाया करो इधर। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब यह है कि ये परिस्थितियां कमोपेश सभी के साथ हैं।
लेकिन उनमें से भी हमने अपने कैसे अपना रास्ता निकालना है, किस तरह से, है ना, दबाव रहित होके, तनाव रहित होके हम अपने ऑफिसर को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएंगे जब हम अपनी स्थिरता के साथ रहेंगे, सजगता के साथ रहेंगे। दो चार डांट भी पड़ेगी तो कह देंगे ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, आगे से और कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से तो हम कर ही रहे हैं, बाकी जो आप करना चाहते हो कर दीजिए, हम करेंगे कुछ और, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है भैया, जिक्र भैया। जी दीदी, वही तो आज की परिस्थिति में, हाँ। आज की जो वस्तु स्थिति सत्य है, देश का परिस्थिति, उसके हिसाब से हमने जैसे दीदी बता रहे वैसे कुछ समाधान सोचने पड़ेंगे। और उसमें अगर हम लोग अभी जैसे व्यक्तिगत रूप में नहीं सोच पा रहे, तो हमारे साथ में जो भी लोग अध्ययन कर रहे हैं उनके साथ हम लोग साझा करके इसमें से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आगे फिर परमानेंट उसका सॉल्यूशन तो जैसे बात की वैसा ही है कि हर व्यक्ति समझदार हो जाए। तो उसमें सामने वाला समझदार होगा, कब होगा उसका वेट किया जाए या हम लोग समझदार हो जाए। तो पहले तो उसका एक, मुझे स्थिति यही लगता है कि हम जो है वो प्रभाव से, दबाव से मुक्त हो जाए। यानी हम वो, जैसे अभी आप जो बात कर रहे थे उसमें जैसे दीदी ने भी बताया कि हमारे जो ऊपरी अधिकारी है उनसे, उनका हम पे दबाव आता है, और हम वो दबाव जो है ट्रांसफर करते हैं नीचे सबऑर्डिनेट के साथ। तो क्रम में तो ये हो रहा है, जो दबाव हमको मिला हमने वो ट्रांसफर किया और काम करवाया। तो पहले तो हम तो दबाव ना ले, कम से कम पहले हम उस स्थिति में से मुक्त कैसे हो, और वो दबाव ना हो तो भी हमको जो काम करना है विदाउट एनी दबाव, हमारी कर्तव्य दायित्व समझ के उसको करें। हम ये कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, फिर वो जो हमने जिसको बोला वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो दूसरी बात होगी। पहले हम तो जो करना है वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, या हम भी जो है दबाव में भयभीत हो रहे, तो उसके लिए काम किया जाए। मतलब जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसको तो हम कर सकते हैं। जी। भैया एक बड़ी बात पकड़ में आई कि हमें खुद दबाव में नहीं आना, जी। क्योंकि जब हम दबाव में आते हैं तो आगे भी दबाव में दबाव ही डालते हैं। ये ना हमारा साइकोलॉजिकल सभी में ऐसा है, क्योंकि अगर विकास क्रम को देखते हैं ना, तो अगर कोई साइकोलॉजी विषय का है या फिर किसी ने ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया है, तो समझ पाएगा कि हम लोग जब पहले जीव जानवर और वैसे आया, देखिए जागृति क्रम को देखते हैं ना, वो भी इंटरेस्टिंग है मतलब समझने के लिए क्यों ऐसा है। तो क्यों का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है पहले जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था में क्या हुआ। तो जीव अवस्था पहले, सबसे जीव अवस्था की परिभाषा देखेंगे तो उसमें क्या है, सप्त धातु से रचित शरीर रचना और मेधस। उससे पहले जो भी रेप्टाइल्स है वो सब है, उसमें मेधस नहीं है, सिर्फ जो है वो ये रीढ़ की हड्डी है, और फिर डेवलप हुआ। फिर आगे मेधस आया जीवावस्था में, पर वो समृद्ध मेधस था पर समृद्धि पूर्ण नहीं था। और फिर जब मानव आया तो समृद्धि पूर्ण मेधस आया। उसके क्रम को भी देखते हैं तो मानव पहले हॉरिजॉन्टल चलता है, फिर एकदम स्ट्रेट होकर चल पाया। तो ये मेधस का डेवलपमेंट जो हुआ, तो हमारे ब्रेन में अगर देखेंगे तो ब्रेन में तीन हिस्से हैं। एक जो है वो रेप्टाइल ब्रेन है, और फिर एक जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है। तो जो रेप्टाइल ब्रेन है, उसका कारण क्या, उसका काम क्या है, तो वो क्या करता है, अगर कोई भी फियर आता है, यानी कोई भी डेंजर चीज आती, उसको वो पहचानता है, और उसको डेंजर को वो या तो फाइट करता है या फ्लाइट करता है या फ्रीज होता है। तो ये जो डरना जो है वो वहां से आ रहा है। तो वो हम लोग इवॉल्व हुए, और धीरे धीरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा इवॉल्व हुआ। वहाँ पे हमारा रेशनल माइंड, या जिसको रेशनल ब्रेन कहते हैं, लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, वो डेवलप हुआ। पर अभी भी हम लोग वहां से ही सोचते हैं, रेप्टाइल ब्रेन से। ये जो डरना है, जिसको हमने दर्शन में प्राण भय, मान भय, पद भय, धन भय, ये चारों भय के रूप में देखा, ये भयभीत होना है ना, ये हमारे उस ब्रेन से आता है। क्योंकि हम बचपन से, और उसका काम ही यही है कि हमको खतरों से बचाना। जैसे आग में हम लोग हाथ नहीं डालते, तो ये जो ब्रेन का पार्ट है एमिगडेला करके, उसमें ये होता है। आप जैसे ही छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करिए, तो वो जैसे आप उसको कोई गर्म वस्तु में ऐसे हाथ डाले तो तुरंत वो ले लेगा, उसको कैसे पता चलता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये ब्रेन का कंडीशनिंग है।
तो रेप्टाइल ब्रेन के कारण डर हमको लगना स्वाभाविक है, पर उससे ऊपर उठने के लिए हमारे पास जीवन की जो समझ है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उससे हम लोग समझ के उसमें से निकल सकते हैं। तो ये भय से मुक्त होना है, यही भय मुक्ति ब्रह्म मुक्ति है। तो ये हमारे साथ जो भी लोग अभी सारे काम जो है भय से या प्रलोभन से ही होते हैं। आदमी जब इससे ऊपर उठता है भय प्रलोभन से, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो उसके आगे क्या है? तो भय प्रलोभन से आगे है समझ। यानी आप अब मुझे भय दिखाओ या प्रलोभन दिखाओ, उससे नहीं, पर मैं अपनी समझ से नियंत्रित हूँ। इसी को स्वानुशासन कहा है। तो ये समझ से नियंत्रित होना बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसा है कि एक बार आदमी समझ से नियंत्रित हो गया, फिर बार बार उसको भय प्रलोभन दिखाने की आवश्यकता नहीं। वो अपने स्वयं से नियंत्रित रहेगा। तो ये स्वयं से नियंत्रित हो, इसके लिए नियम की समझ और नियम की स्वीकृति होना, इसके लिए अध्ययन है। अभी हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम लोग भी स्वधन पूर्वक सभी लोग जीना पा चाहते हैं, चाहत के रूप में है। पर करने में और चाहत में जो दूरी है वो यही है कि अभी तक वो नियम स्वीकार नहीं हुआ, सहमति है हमारी। जिस दिन स्वीकार हो गए तो हम लोग जी पाएंगे, उस समय फिर हमको डर निकल जाएगा। अभी हमारे साथ सारे लोगों के साथ डर जो है, सारी दुनिया अभी पागल हो रही है लॉन्जेटिविटी के पीछे, यानी सभी को 100 साल से ऊपर जीना है। उसके लिए सारा लाइफ साइंस लगा हुआ है। तो हम लोग कहाँ पे वो लगा रहे हैं? शरीर पे सब कुछ लगा रहे हैं। और शरीर को जिस तरह से अभी पूरी दुनिया लगी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जी के ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह पाएंगे। और एक तरफ दुनिया में ये भी हो रहा है कि सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, लोग लंबा जीना नहीं चाहते हैं। तो कितना कन्फ्यूजन है ये आप देखिए। मतलब एक तरफ रिसर्च में पैसा लगा रहे हैं कि लॉन्जेटिविटी कैसे बढ़े, और एक तरफ हम लोग काउंसिलर्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि सुसाइड कम होना चाहिए। अभी बच्चे कर रहे हैं एजुकेशन के दबाव से, लोग रिलेशनशिप में कर रहे हैं, लोग पैसों का बिजनेस में कुछ घाटा होता है, ये होता है। जैसे अभी हमारे वहाँ गुजरात में सूरत है, तो ये डायमंड का बड़ा हब है, तो वहाँ पे अभी बिजनेसेस कम होने लगे। तो पढ़ने में आता ही है कि फैमिली पूरा सुसाइड कर। तो ये दोनों तरफ दुनिया जा रही। तो इसमें अभी इससे हमको पता चलता है कि सबसे बड़ा जो अभाव है अभी, समझ का अभाव है। अगर समझ है तो ये सारी घटनाएं वो हम लोग रोक सकते हैं। कि शरीर का एक नेचुरल जो है प्रकृति का, कि शरीर जन्म लेता है और शरीर का मृत्यु होता है। ये व्यवहार के नियम में, विवेक में सबको पता है कि शरीर एक दिन आना है और एक दिन जाना है। और उसको स्वस्थ कैसे रखे उस पर हम काम कर सकते हैं, पर वो खत्म ही ना हो। ये तो एक तरह से असमंजस हो गया कि हम प्रकृति के नियम को चैलेंज कर रहे हैं। तो जो आना है वो तो शरीर का एक अवधि है, वो फिर उसमें विरचित होना ही है। जीवन अमर है। तो ये नियम हमको नहीं समझ में आया, स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए हम ये सारा वो कर रहे हैं। तो ये भय को मिटाने के लिए और इसको करने के लिए हमारे अंदर ये क्लैरिटी होना, ये स्वीकृति होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अभी हमको इस उम्र में हो, बच्चों को बचपन से हो जाए, शिक्षा में आ जाए, तो ये समाज की जो अभी स्थिति है उससे हम आगे निकल सकते हैं। तो दर्शन में ये संभावना है। हम लोग उसको लॉजिकल रूप में, और जिसको कहते हैं शिक्षा विधि से, इसको लोगों में ले जा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक एक होप के रूप में दिखता है कि ये सारी परिस्थितियों के जवाब जो है इसमें है, और इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक हम अंतिम बात चाहते हैं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, वो संभव है। जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, काफी क्लैरिटी बनी। आप सबको क्या लगता है? आप सब भी पूरी अभी सब जो चल रहा है उसको देखते हैं, तो कैसा लगता है आज का जो समाज है, खास करके जो यंग लोग हैं, उनमें क्या संभावनाएं दिखती है आपको? कोई अगर शेयर करना चाहे तो। ये यंग समाज मेरे हिसाब से तो सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, कि उनका इतना ज्यादा से ज्यादा बड़ा पैकेज।
जितना बड़ा पैकेज होगा उतनी बड़ी हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, सुविधाएं और ज्यादा ले लेंगे, उससे हमें और ज्यादा मतलब पार्टी इंजॉय कर लेंगे, मतलब ये वाली भाव मुझे दिखता है। जी, और कोई बताना चाहे? भाव तो यही है तनु, कि सभी सुखी होना चाहते हैं। माना ये हुआ है कि बड़े पैकेज से सुविधाओं से हो जाएंगे, इसलिए उसके पीछे भाग रहे हैं। हाँ उसका भाव तो एक ही है, यकीन तो वही है। सुखी होना चाहता है। अब हाँ जब सुखी तक हम नहीं। उनको सुख सुख नहीं बताएंगे ना कि सुख क्या होता है, तब तक वो उनके पीछे भागने के लिए बाध्य है, मजबूर है। जब हम बता देंगे कि सुख क्या होता है ना, या उनको दिख जाएगा कि हाँ कोई सुखी व्यक्ति है जो सुख को समझ रहा है और सुख पूर्वक जी रहा है, और ये कोई बड़ी चीज है, तब समीक्षा कर पाएंगे, है ना। तो गलती की समीक्षा गलतियों को देखने से नहीं होती, सही को समझने से होती है। जी, तो जैसा बताया कि अभी हर आदमी सुखी होना चाहता है। तो अभी सुखी होने का जो माध्यम स्वीकारा है सभी ने, जैसा आप कह रहे हैं पैकेज है, सुविधा है, तो अभी सुविधा से सुखी होने को सही माना है। इसके कारण उसके पीछे भाग रहे हैं। तो मूल में तो सुखी होना जो है वो संबंधों से भी सुखी हो सकते हैं, समझ से सुखी हो सकते हैं। ये बात अगर समझ में आ जाती तो फिर सारा जो भागदौड़ है वो फिर सुविधा के लिए जो हो रहा है उसकी जगह समझ के लिए होगा। तो आदमी दौड़ पड़ेगा समझने के लिए। तो हमको इतना ही शिफ्ट यहाँ पे जो लाना है इन सेंस को उनको अवेयर कराना है कि जो अभी सुविधा में सुख ढूंढ रहे हैं वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। स्थायी सुख जो है वो समझ में है, निरंतर है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है जीव चेतना से मानव चेतना में, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये प्रयास हम कर सकते हैं। जी। जी, चैतन्य जी भैया का एक प्रश्न आया है। एक्सप्लेन अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भैया। ये वाला तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत एप्ट प्रश्न है। क्योंकि एक तो होता है हमारा ईगो जिसको हम अहंकार कहते हैं, और एक जो आत्मसम्मान स्वाभिमान, अलग अलग शब्दों से उसको हम लोग इंगित करते हैं। तो ये दोनों जो है, तो सबसे मुश्किल काम जो लोगों के साथ है वो यही है कि ईगो और आत्मसम्मान दोनों में डिफरेंस पता चलना। एक पतली रेखा है इनके बीच में। कब आदमी ईगो में आ जाता है और कब आत्मसम्मान की बात आती है ये पता नहीं चलता लोगों को जब वो उसमें होते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि ईगो जो है ना वो अधिमूल्य है अपना। यानी मैं इसको सिंपल और सरल भाषा में कहूँ तो मैं जो हूँ उससे अपने को अधिक मान लेना। मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग कहते हैं ना, ये ईगो है। और दूसरा ईगो ये भी है कि मेरे हिसाब से होगा तभी ठीक है, जिसको हम विचार बंधन के रूप में भी देखते हैं, जो वृत्ति में होता है। यानी मेरा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है। विचार भी है, आशा बंधन भी है उसमें, कि मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये जो दो गाड़ियां रखी है वो ऐसे ही पार्क होनी चाहिए, तो उसमें आशा बंधन भी है। या खाना जो है इतना ही तीखा होना चाहिए, ये सारा भी है। तो ये सारे बंधन है हमारे। विचार बंधन है, इच्छा बंधन भी होता है। वो जो बड़ी योजनाएं वो लोग करते हैं, जैसे बिजनेसमैन है, जो पॉलिसी मेकर्स लोग हैं, ये सबके साथ इच्छा बंधन भी होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो कुछ करेंगे, दंड देंगे या फिर पॉलिटिक्स करेंगे। ये सारी चीजें होती है। तो ये सारे बंधन है तीनों, आशा विचार इच्छा बंधन। तो इसके साथ ईगो भी है, यही अहंकार है। दूसरी तरह के देखेंगे तो मन में आवश्य वृत्ति में जो है वो हठ है, और चित्त में यानी वहां पे जो है इच्छाओं में वहां पे अहंकार है। तो अहंकार भी है ईगो का ही एक स्वरूप है। तो ये भ्रम है। मूलतः देखेंगे अतिमूल्यन ही है, इसमें अवमूल्यन नहीं होता। आत्मसम्मान की जो बात है वो अपने आप को सटीक पहचानना, यानी कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं कि मूल्यांकन ठीक हो जाना।
मूल्यांकन ठीक कैसे होगा, यानी कि अगर जैसे हम लोग 65 किलो के हैं और हम लोग मान लें कि नहीं हम तो जो है बहुत वजन कम है, या मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत कम करते हैं ये रिलेटिव है। यानी बहुत ज़्यादा तो किससे, तो 50 किलो वाले से ज़्यादा है, कम है तो किससे 100 किलो वाले से कम है। पर जब मैं उसको सापेक्ष में नहीं, निरपेक्ष एब्सोल्यूट वे में जब देखने जाता हूँ, तब पता चलता है कि मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई, उसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। तब मैं उससे कंपेयर कर पाता हूँ कि मेरा इतना होना चाहिए और मैं इससे थोड़ा ज़्यादा हूँ इतना किलो, तो हम परफेक्ट वो कर पाते हैं। तो ये मूल्यांकन जो है उसका मापदंड, तो अभी तो मैं मापदंड के रूप में आत्मसम्मान में यही कहूँगा कि हम जो है उसको पहचान लें हमारा। इसीलिए हम फिर दूसरों के उसमें क्या बोलते हैं जिसको हम मूल्यांकन पे निर्भर नहीं करते। तो ये सबसे पहला स्टेप तो अपना आत्मसम्मान के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। यानी कोई कुछ कहता है इसलिए हमको मान लेना है या हमने जाना है। दूसरा स्टेप फिर आता है, हमने जो जाना है वो सही जाना है या गलत जाना है। मतलब हमने अपने आप को कुछ मान रखा है, हम वही है या हमने भी वो गलत ही मान रखा है। तो ये जब दूसरा कुछ कहता है, अगर मान लो हमने कुछ गलत मान रखा है और फिर सामने वाला जब कहता है तो हमको वो हर्ट होता है, हमको बुरा लगता है। पर अगर हमारे मानने में एकदम हम सटीक है कि नहीं हम यही है, फिर सामने वाला जो भी कहेगा हमारा उसमें विचलन नहीं होगा। तो ये आत्मसम्मान है, जो जैसा है उसको वैसा जानना, सटीक मूल्यांकन। तो आत्मसम्मान का अर्थ है आत्मा, पर यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो जीवन को, यानी कि मन बुद्धि चित्त बुद्धि आत्मा, पांचों का मिला के जो जीवन है उसको ठीक मान लेना। यानी मेरा मेरा विचार क्या है, मेरा धर्मपूर्ण विचार है कि नहीं, मेरा न्यायपूर्ण व्यवहार है कि नहीं, इसको जांचते रहना। उससे पहले जो भ्रमित स्थिति में है उसमें वेरिएशन ज्यादा है, जागृति में वेरिएशंस नहीं है, भ्रमित स्थिति में तो बहुत वेरिएशन है। तो उसमें अगर कोई कुछ बोलता है हमको, तो हमको ही जांचना है कि ऐसा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोगों को आगे सुधारने के लिए जो काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उससे आक्रोश या भयभीत होकर क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि हमने स्वीकारा है कि हम वैसे हैं और हम उसमें आगे बढ़ने के लिए काम भी कर रहे हैं। और हम उस स्थिति में जैसे कोई ऐसा कहता है कि आप तो बहुत गुस्सा करते हैं, और हमने अपने आप को जांचा है कि हमको क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम भयभीत हैं। भयभीत क्यों है, क्योंकि पहले से ही हमको ये स्वीकार हुआ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये हमारा एक ओवर थिंकिंग होने का एक स्वभाव बन गया है। तो हमको सारा कारण पता है। अब उसके लिए रेमेडी यानी उसके लिए क्या उपाय है वो भी हम सोच रहे हैं। अच्छा ऐसा होता है तो क्यों भय है, क्योंकि शरीर का जो है प्राण भय है, मान भय है कि मैंने ऐसा बोल दिया तो कोई मेरे मजाक उड़ा देगा या कुछ कर देगा। तो हम कारण को भी पहचानते हैं, उपाय को भी पहचानते हैं। उस समय हम अपना सम्मान यानी कि अपना मूल्यांकन सही कर पाते हैं। तब कोई दूसरा कुछ बोलता है तो हम लोग उससे विचलित या भयभीत नहीं होते, तो क्रोधित भी नहीं होते। तो इसलिए स्वयं को मूल्यांकित करना और बार बार करते रहना, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल नहीं करेंगे, हफ्ते बाद, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। तो उसको अगर सटीक कर लिया तो हम लोग व्यवहार में ठीक से कर पाएंगे लोगों के साथ। तो आत्मसम्मान का अर्थ यही है, मूल्यांकन सटीक हो जाना। जी। थैंक यू। मे- थैंक यू जी जिगर भैया। तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं आपको समराइज वो करता हूँ। आप बताइएगा कि मेरी समझ सही है कि नहीं। बिल्कुल जैसे भैया बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से आत्मसम्मान जो है, जैसे मध्यस्थ दर्शन में जो प्रस्ताव दिया है वो बहुत सिंपल है। जैसे मैं जीवन हूँ, शरीर मेरा एक यंत्र है जिससे मैं काम करता हूँ। बेसिक ये है, लेकिन जहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, फसावट जहाँ पे है, वो ये है कि बहुत सारी दूसरी चीजों को मैंने सम्मान का स्रोत्र मान रखा है, स्रोत स्रोत मान रखा है। तो वो जो गलतियां हो रही है मेरे से, उसको ठीक से पहचानना, जो पठन अध्ययन के बाद ठीक से पहचानना, और पहचानने के बाद उसको अपने आप वो मिट जाएगा, तभी मेरे को जो सही सम्मान का डेफिनेशन है वो मेरे लाइफ में उतरेगा। तो मेरे ख्याल से ये मेरा कंक्लूजन निकल रहा है, ऐसा सही है? जी बिल्कुल, जैसा आप बोले वैसा ही। क्या मैं क्या हूँ, पहले तो अपने आप को जान लेना।
तो ब्रॉडर सेंस में आप जो बोले वही है कि मैं क्या हूँ, तो मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ, और मेरा लक्ष्य क्या है, ये पाना। ये ब्रॉडर रूप में सभी में जो मानव व्यवहार दर्शन में लास्ट जो पृष्ठ है उसमें छपा हुआ है, मैं क्या हूँ कर। तो ये अपना सटीक मूल्यांकन है। उसके आगे की जो बात है, जैसे अभी हमारे साथ जो गलतियां हो रही है कि मैं ये तो हूँ पर अभी मैं किसी का पिता भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, ये एक पद हो गया। उसके साथ साथ मेरे व्यवसाय के स्थल में मैं कोई सीनियर पोस्ट पे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये भी हमने मान कर रखा है सब चाहिए, जो कि एक क्षणिक है। आज हम कोई भी पद पे नियुक्त है तो कितना साल रहेंगे, 30 साल 40 साल, उसके बाद तो वो जाना है। तो बड़े बड़े जो अधिकारी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है, यही हो रहा है ना कि रिटायर होने के बाद वो अभी भी वो स्वीकार नहीं होता कि हम रिटायर हुए। तो कभी उनके साथ बैठते हैं ना तो बातचीत होती है, तो वो उनके अंदर जो रिग्रेट रहता है वो दिखता है बातों बातों में। कैसा होता है कि हम तो जब थे सर्विस में तो ऐसा था वैसा था, मतलब रेड लाइट वाली गाड़ियाँ थी हमारे पास। वो रिग्रेट होता है, तो वो मान रखा, तदाकार हो गए उससे। पर ये स्वीकार नहीं हो रहा कि एक समय के बाद वो जाना है। तो ये मैं जो हूँ, मैं को ठीक से नहीं पहचाना, इसीलिए आत्मसम्मान का भी का अपने को जो है उससे कुछ भिन्न नहीं मान रखा है। तो ये मानने वाला जो भाग है, जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ, और ये सारे जो जिसको हम अधिकार कह रहे हैं, वो अधिकार सामयिक है, यानी कुछ समय के लिए है। वो अधिकार बदलने हैं। तो ये ही हमारा जीने दो और जियो वाला जो भाग है, वो स्वीकार होता है तो आत्मसम्मान ठीक से हो पाता है। उससे पहले हम इन सब में फंसे रहते हैं, कोई जाति में फंसे रहते हैं, कोई रंग में फंसे रहते हैं। ये वैश्विक लेवल पे बड़ी समस्या है। जी। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच। जी भैया। चैतन्य भैया, ये जिगर भैया, ये जो भैया जो प्रश्न पूछ रहे थे, जी। वो मैंने सॉरी, जो हैप्पीनेस बुक जो है 7th क्लास का, वो कल परसों बेटी के साथ पढ़ रहे थे। यही टॉपिक था, आत्मसम्मान। मैं इसको भेज दूं भैया कि ग्रुप में एक बार पढ़ूं भैया यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कर समय दीजिए। होगा पढ़ भी दो सकते, तीन ग्रुप मिनट में तो लगेगा, पढ़ूं अवश्य भैया? भेज ही दीजिए। हाँ जी। ग्रुप में तो अवश्य भेज ही दीजिए, निश्चित ही। अगर समय होगा तो सबकी अनुमति के साथ यहाँ पढ़ भी सकते हैं। हाँ जी भैया। जी भैया, जैसा ठीक है, यहाँ पढ़ना यहाँ भेज दीजिए और यहाँ भी पढ़ो पढ़ ना लीजिए। पढ़ो ना, उसमें क्या है। हाँ, दो हाँ, तीन दो मिनट तीन लगेगा मिनट भैया। में हो जाएगा। हाँ, और हाँ भेज ठीक है। भी देना। इट हाँ वुड बी ठीक है भैया, बेनिफिशियल टू भेजता हूँ। ऑल अदर्स हु आर नॉट अटेंडिंग दिस। हाँ, भैया ने बढ़िया रखा है। तो ये जो किताब में अभिव्यक्ति खंड जो आखिर में है, आखिर में सबके बारे में लिखा है, सम्मान। और सम्मान में लिखा है उद्देश्य: खुद में और परिवार, दोस्त, विद्यालय और समाज में एक दूसरे के लिए सम्मान देख पाना, महसूस करना और व्यक्त करना। ये शिक्षक के संदर्भ के लिए नोट: सम्मान को दो तरह से देखा जाता है। ए, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। यदि हम एक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सम्मान और पहचान उसकी बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। अपमान के साथ शायद ही कोई व्यक्ति रोटी स्वीकार करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उसका सम्मान और पहचान रोटी, कपड़ा और मकान से भी बड़ा मुद्दा होता है। अभी सम्मान पाने के प्रयासों के बारे में देखा जाए तो हम पाते हैं कि अधिकतर लोग पद, पैसा, रंग, रूप, भाषा और ताकत के आधार पर सम्मान पाना चाहते हैं। इस बात को हम अपने में अच्छी तरह जांच कर देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नजर नहीं आता है, या उसका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति ठीक नहीं है, तो चाहे उसके पास कितने ही पैसे हो, कोई भी पद हो, कैसा भी रंग रूप हो, कितनी भी अच्छी कोई भाषा बोलता हो और कितनी भी ताकत हो,
हम मन से उसे सम्मानित व्यक्ति नहीं मानते हैं, फिर चाहे दिखावे के रूप में हमें उसे कितनी भी बड़ी माला पहनाते रहें। उसके बाद है, सही मानने में आत्मसम्मान क्या है। सभी व्यक्ति अपनी उपयोगिता व अपने महत्व को जानकर स्वयं में सम्मानित महसूस करते हैं। यहाँ उपयोगिता से मतलब है स्वयं खुश रहकर दूसरों के खुश रहने में सहयोगी होना। ऐसी योग्यता सही समझ और अभ्यास से विकसित होती है। यदि आत्मसम्मान शब्द का अर्थ देखें तो आत्म सत मान, आत्म प्लस सम प्लस मान अर्थात स्वयं का सही मूल्यांकन, राइट इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ करना ही आत्मसम्मान है। जब हम अपनी सोचने समझने की असीम क्षमताओं को सिखाने और समझाने की योग्यताओं में विकसित कर लेते हैं तो हम स्वयं खुश रहकर दूसरों के खुश रहने में सहयोगी होने के रूप में उपयोगी हो जाते हैं। अपनी इस उपयोगिता को जानकर ही हम आत्मसम्मान का भाव मतलब फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी उपयोगिता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हम स्वयं में सम्मान पूर्वक जीने लगते हैं। इससे हम अपने सम्मान के लिए दूसरों पर निर्भरता से मुक्त होते जाते हैं। हम व्यवहार में देखते हैं कि जो लोग स्वयं में सम्मानित महसूस नहीं करते हैं वे कोई दिखावा करके दूसरों से सम्मान पाने का असफल प्रयास करते हैं। अब इस बात पर विचार किया जा सकता है कि स्वयं के प्रति सम्मान का भाव अपनी उपयोगिता से महसूस होगा या वो यह होगा या यह भाव किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा जो खुद ही इसकी तलाश में है। यहाँ तक पढ़ता हूँ भैया। आगे जो है बहुत बढ़िया, परस्परता में सम्मान वो मैं भेज दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया, वही मूल्यांकन वाला ही जो बात हो रही थी उसको आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर आपको थोड़ा अनुमान होगा तो वैलिडेशन जिसको कहते हैं, हर चीज में उनको वैलिडेशन की जो बात आती है, हम जो कर रहे हैं वही सबसे श्रेष्ठ है, वही वहां से बाहर से सम्मान पाने की जो इच्छा है वहां पे जाके अटकता है मामला। और उसको पाने के लिए जो भी कुछ भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, तो उसमें मूल बात तो ये है कि सही सम्मान अपना ठीक से मूल्यांकन कर ले तो बाहर से उसको पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना भी समझ में आ गया तो बहुत सारा अभी जो जिसको हम देख रहे हैं कि अपव्यय हो रहा है ऊर्जा का, बच जाएगा। तो एक छोटी सी समझ से सब चीजें हो सकती। तो अभी ये आपने जो टेक्स्ट बुक में से पढ़ा, अगर ये पढ़ के बच्चे इसको समझते हैं, ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हो, उसके साथ साथ वैसा अध्यापक भी हो जो उस बात को समझा सके, पहले तो सूचना पहुंचा सके, आगे वो समझा सके और ऐसा जीता भी हो, तब जाके कुछ परिवर्तन आएंगे ठोस। ऐसा मेरा अनुमान है। जी मैं जो बात की वो मेरा अनुमान है। तो ऐसा मुझे लगता है दर्शन को और मानव जाति को आगे बढ़ने के लिए ऐसा मुझे स्पष्ट रूप में दिखता है कि इसको दो हर तरीके से, मतलब इसके शिक्षा के मटेरियल के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। शिक्षा के जो अध्यापक है वो ऐसे बातों को सूचना के साथ साथ खुद भी जीते हो, ऐसी भी आवश्यकता है प्रमाणित होने के लिए। ये सब मिला के ऐसा वातावरण निर्माण होगा। उस वातावरण में जो भी अध्ययन करने आएंगे बच्चे, उनके संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन परिमार्जन होना ही होना है, क्योंकि उनके लिए सूचना भी है। सूचना के साथ सूचना प्रस्तुत करने वाला एक व्यक्ति भी है जो वैसा जीने का प्रमाणित होने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारा मिलके एक वातावरण बदला होगा, तब जाके हमको ये साथी सहयोगी की जो समस्याएं हैं या हमारी निजी जीवन में जो संबंधों की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान तो ये दिखता है मुझे। ये लंबा प्रोसेस है पर इसमें जो समाधान है वो परमानेंट सॉल्यूशन दिखता है। उसके बाद हमको और कोई जिसको बैजिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम करते हैं ना कि जूता फटता है तो यहाँ से वो
लगाते फिर दूसरी जगह फटता है, दूसरी जगह। तो अभी वैसा ही हम लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वो इमीडिएट सॉल्यूशन जो है वो लंबा टिकाऊ नहीं है। तो मध्य दर्शन का जो सॉल्यूशन है वो निरंतर रहने वाला है। तो जागृति परंपरा के लिए काम करना, हो सकता है हमको उसके रिजल्ट पूरे नहीं दिखे, कुछ तो दिखेंगे ही। जैसे अभी तारा दीदी ने शुरुआत में बताया कि उपलब्धि तो हुई है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा नहीं। पर जहाँ पहुँचना है वहाँ अभी बाकी है। तो हम लोग देखें कि धीरे धीरे हमारे साथ उपलब्धियां और होने लगेगी, और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम उस चीज़ को अपने अंदर भी देख पाएंगे और समाज में भी देख पाएंगे कि बदलाव आ रहा है। और जो अंतिम बदलाव है जागृत परंपरा, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। और जब वो आएगा सभी में, समाज में, संस्कृति में, सभ्यता में, विधि व्यवस्था में, तब वो हो जाएगी। पर हमको ये भी तो स्वीकार है कि हम लोग भी जीवन रूप में है, निरंतर है। तो शरीर यात्रा जो खत्म होना है वो तो एक सामयिक भाग है। उसके बाद दूसरी दूसरी शरीर यात्रा तैयार होगी। और दूसरी शरीर यात्रा भी इसी धरती पे लेनी है। तो वातावरण अगर नहीं होगा तो हमको वापस फिर जीरो से शुरुआत करके वातावरण बनाना पड़ेगा। अभी हम वातावरण के लिए काम करते हैं, तो आगे धरती में जितने भी जीवन आएंगे सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है। तो निरंतर उसके लिए काम करते जाना है, और उसमें हमारी जो उपलब्धियां होती है उसके लिए हमको प्रोत्साहित होना है और आगे बढ़ते जाना है। यही एक क्रम दिखता है मुझे तो। जी। भैया जो अभी आप शेयर कर रहे थे वो ग्रुप में डाल देंगे क्या? हाँ दीदी। हाँ, मैं डाल जी भैया जी, थैंक यू भैया। जी, और कोई शेयरिंग किसी का? भैया। और जो छोटा शेयरिंग एक है, जो यंग जनरेशन के बारे में आप बोल रहे थे, दीदी भी कुछ थे जोड़ा। जी तो बताइए। अभी मैं तो बैंगलोर में हूँ भैया, देख रहा हूँ कि जो अभी जो नए सब आ रहे हैं जॉब करने के लिए, सबको ऐसा लगता है कि जो अभी घर है, गाड़ी है, ये सब है, ये तो हम अचीव कर लेंगे, पा लेंगे। तो उसके बाद क्या? अभी तो 3 4 साल में उनको जितना भी मजा करना है, बाहर घूमना है, वो सब जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं भी देखा हूँ, मेरे ऑफिस में भी लोग बैठते हैं साथ में, तो बातचीत होते रहते हैं। तो उनको 3 4 5 साल में पता चल जाता है कि नहीं, इससे तो नहीं हो रहा है, कुछ और चाहिए। रात भर जाग के कुछ मजा किया, पहाड़ में चढ़ के आया, दूर दूर तक बाइक में गए, गाड़ी में गए बाहर। अभी तो अब फॉरेन जाने का कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है पहले जैसा, कोई कब भी चाहता है, खुद लोग टिकट करके भी निकल जाते हैं, ऑफिस का टूर नहीं है तो उनमें एक भैया इच्छा बनता है कि इसके बाद क्या है। उनके अंदर एक पीड़ा भी रहता है, इससे तो नहीं हो रहा है। तो दिख रहा है कि कोई आर्ट ऑफ लिविंग जा रहा है, कोई वो आदि योगी कोयम्बतूर में जा रहा है। तो बहुत यंग एज में मैं देख रहा हूँ, 25 से 30 साल के अंदर बच्चे सब इधर उधर जा रहे हैं। तो मतलब समय, मतलब अभी सब जो चीज है, सुविधा सामान का, वो सब जल्दी जल्दी मिल जाता है। उसके लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसा भी भैया देखने को मिलता जी जी, बहुत सही आपका ऑब्जर्वेशन है, यही है। अभी ओवरऑल भी हर जगह जो मिड लाइफ क्राइसिस आते थे पहले, वो अभी वही 30 35 में आने लगे। तो जल्दी जल्दी सब मिल गया, घर गाड़ी सब, प्रमोशन, पैसा आ गया, सुविधाएं आ गई। तो जो प्रश्न 15 20 साल के बाद आते थे वो जल्दी आने लगे। तो इसीलिए फिर उसके जवाब ढूंढने के लिए लोग फिर अलग अलग, जो भी जहाँ भी जिसको मिलता है वहाँ पे वो उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि लोगों में सवाल उठ रहे हैं। अब अगर इनको सॉल्यूशन ठीक से मिलता है
और अगर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये खाली हो गए जो अचीवमेंट हमारे, मुझे ऐसा लगता है जो जनरेशन 70s 80s में जो जन्म हुआ, उन लोगों ने जो 30 40 50 साल में पाया, वो इस जनरेशन ने जो अभी है वो 30 40 साल में सब कुछ पा लेती। तो आगे के लिए फिर खालीपन दिखता है कि आगे क्या। फिर वो सवाल जो होते फिर वो कहीं ना कहीं इसको ले जाते हैं ऐसी जगहों पे। तो ये अवसर है हमारे पास कि हम, हमारे पास इतना बड़ा संपूर्ण समाधान जिसको कहते हैं सार्वभौम समाधान, ये हमारे पास है। तो ये सूचना के रूप में, जैसे अभी तारा दी ने बोला, हम समझा नहीं पा रहे, सूचना के रूप में तो हम पहुंचा सकते हैं, उतना कर सकते हैं मिनिमम। फिर आगे का जो स्तर है वो अंतिम स्तर तो वही है प्रबोधन तक, मतलब बोध करा दे। तो ये जर्नी है हमारी, तो हमको भी इस जर्नी में बढ़ते रहना है, और साथ साथ में बढ़ते रहने में वही हमारा प्रमाण मिलेगा हम कितना पहुंचा पाते हैं। क्योंकि अगर सूचना भी हमको ठीक से पहुंची कि नहीं पहुंची वो कैसे पता चले, जब हम उसको व्यक्त करेंगे। तो ये भी एक क्रम है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अवसर तो बहुत है अभी, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों के पास पीड़ा भी है, और पीड़ा का जो जवाब है वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अब पहले जो पीड़ाएं होती थी अब यंग एज में होने लगी। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका ठीक है विजय भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन और था। जी जी बताइए। भैया जैसे कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई किसी भी चीज से रिलेटेड, और उसका समाधान हमें नहीं मिल रहा काफी प्रयास के बाद भी, तो जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक वो विचारों में ना वो घूमता रहता है वो चीज। और उस घूमने की वजह से अध्ययन में भी मन नहीं लग पाता, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वही वाली बात आ जाती है, अच्छा इसका क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन करना है, बार बार वो विचार घूमते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि समस्या समाधान तो तब मिलेगा जब मिलेगा, अभी इंस्टेंट तो नहीं मिल रहा उसका समाधान। क्योंकि ऑफिशियली मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कई बार स्कूल में कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल पाता जल्दी से, काफी प्रयास करना पड़ता है, यहाँ से वहां से कई दिन निकल जाते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने में। तो मैं परेशान वैसे तो नहीं होती, लेकिन कुछ समस्या ऐसी आती है जो उसका समाधान जरूरी चाहिए, नहीं तो टेंशन हो जाती है क्योंकि उसका जवाब मेरे पास नहीं होता। तो वो विचारों में बहुत घूमती है और वो मेरे को अध्ययन में मन लगाने में ना तंग करती है। तो उससे कैसे बचा जाए, क्या मतलब वो है थोड़ा सा। ये तो अच्छी बात है, मतलब उस तरह से अच्छी बात मैं देखता हूँ कि आपके अंदर ये जो पीड़ा हो रही है कि अभी हमारे पास उसका उत्तर नहीं है, तो ये एक प्राथमिक है। एक स्तर इससे नीचे जाएंगे तो पीड़ा ही नहीं होती, मतलब हमारे पास समाधान नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग हैं और समाधान को पाना भी नहीं, ठीक है जैसा चल रहा है। तो आपकी स्थिति उन्नत है कि आपको पीड़ा भी हो रही है कि चलो समाधान नहीं है। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अगर हमारे पास उस समय समाधान नहीं है तो हम क्या करें। तो वो फिर जो हमारी भ्रमित स्थितियों में जो भी एक सर्वोच्च हमारा, समझ तो नहीं कहेंगे पर सर्वोच्च जो बना है व्यवहार का, उसको हम कैसे देखेंगे। जैसे अभी मैं जागृत नहीं हूँ तो मैं व्यवहार में क्या कर सकता हूँ। तो व्यवहार में जो शिष्टताएं हैं उसको तो मैं कर सकता हूँ ना। तो शिष्टताएं हैं जैसे भाषा में है, कायिक रूप में, वाचिक रूप में है। जैसे मैं अपने शरीर से किसी को ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसका, जिसको हम कह रहे कि पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ना हो, दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो। वो कैसा हो, हम कर क्या सकते हैं अभी, उसको हम कर रहे करें, मतलब जो करने लायक काम है वो। और जो शेष है उसको हम कैसे करेंगे, उस समय जो उस समय नहीं हो पा रहा है उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम योजना बनाएं, अपने साथ ही योजना बनाएं। जैसे मान लो किसी घटना पे हमको क्रोध आ गया है, तो हमको, जैसे आपने शुरू में बताया, क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, कि तो सूत्र हो गया, पता भी चल गया अपनी अक्षमता है। पर करे क्या, तो क्षमता बढ़े उसके लिए काम करना है। पर वो क्षमता उस समय तो तुरंत तो नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं कि वो घटना हुई हम तुरंत ही क्षमता बढ़ा के क्रोध ना करें, वो नहीं। जी। पर उस समय अपनो हमको ये एक्नॉलेज हो गया कि अभी हमारा क्रोध आया, मतलब कि अभी काम बाकी है, अभी क्षमता को, योग्यता पात्रता को बढ़ाना है। तो यहाँ से हम्म। हमको एक एक बल मिलता है कि अभी उसमें काम करना बाकी है, ये चेक पॉइंट था। अभी आगे हम्म। काम करने के लिए तैयारी करनी है, उत्साह बना के रखना है और काम करना है। और वापस ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो उसके लिए काम करना है, ये अपना आगे का योजना हो गया।
उस समय क्या करना है? तो उस समय जैसा अभी वो दीदी बता रहे थे कि जैसे कोई ऐसा कोई करता है तो हमको काम करवाना ही गुस्से से, तो हम उसको सुन लेते हैं। और सुन के फिर आगे जो हमको करता है कि वो व्यक्ति हमारा बात माने, उसके लिए उसको हम लोग ये बात मतलब कैसे कन्वे करेंगे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी बातें सिखाते हैं शायद। चैतन्य भैया ठीक से बता पाएंगे कैसे कम्युनिकेट करना है हमारी बातों को, जिससे उसको आहत भी ना हो और हमारी बात भी पहुंच जाए। तो ऐसे हम कुछ समाधान उस समय के लिए कर सकते हैं, और परमानेंटली अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आगे काम कर सकते हैं, योग्यता पात्रता कैसे बढ़े। तो क्रोध हमारी अक्षमता की जगह अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम जो है क्रोध नहीं करेंगे, उसी चीज में कुछ अलग बर्ताव करेंगे। तो ये लंबा प्रोसेस और इमीडिएट प्रोसेस दोनों को करना पड़ेगा। वो विचारों में घूमता रहता है भैया, जो उससे ना वो अध्ययन में बाधा डालता है। जैसे पढ़ने बैठती हाँ हूँ ना, हाँ, बार बार वो बिल्कुल विचार आते हैं, वो उससे मैं बचना चाहती हूँ, उससे बच नहीं बिल्कुल। पाती। उसी को दूसरी भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं कि कोई समस्या है, उस हाँ समस्या को सुलझा नहीं पा रहे तो बार बार वही विचार चलता रहता है हमारा। उससे कैसे बचा जाए भैया। हाँ बिल्कुल, तो वो जो है उसको बारीकी से हमको देखना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा विचार आता है, पर जैसे मान लो किसी के साथ कुछ कहासुनी हो गई आप, अब वो आप जब पढ़ने बैठते हो या कहीं अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, उसमें वही विचार हम्म। चल रहा है कि आज सुबह में कहासुनी हुई थी। तो वो जो है विचार वो चल जी रहा है भैया। अभी तक हमारे साथ। मतलब हम हम्म। अभी तक उस पल में से निकले नहीं है, हम जी उसी जी। पल में है। तो उस हम्म। पल में से निकलने का एक है, हम उसको उस समय कुछ कर सकते, मतलब वो तो हो गया जो भी हम्म। कहासुनी होनी थी। और हमको हमारे अंदर ये भी प्रश्न उठ रहा है, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना था। हम्म। पर हम क्या अस्तित्व में वस्तु स्थिति सत्य को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि जो घटना हो गई आप उसको रिवर्स कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये तो हम्म। घटना हो गई, ये स्वीकार होता है कि वो समय था उसमें हमने ये कर दिया है। अब हम हम्म। एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये हो गया है, ये नहीं होना था, तो क्या होना था? तो जो होना था उसको हम लोग वापस अपनी, जिसको कहते हैं मेमोरी में, वो प्ले करते हैं। और फिर उसको ठीक कैसे किया जाए, तो आपका व्यवहार जो था उसको ठीक कैसे किया जाए उस पर काम करना है। और आगे ऐसा ही व्यवहार हो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे अपने अंदर, उसको सुनिश्चित करना। तो ये सारी बातें हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करेगी। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो पहले तो हम उसे डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, और हम तैयार भी है कि अब हमको क्या करना है। तो ये आगे के लिए होगे तो उससे आपका समाधान हो जाएगा कि ठीक है, उस परिस्थिति में मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, पर आगे के लिए मेरे पास अभी क्या करना है वो समाधान हो गया। तो वो सोच लेना है। तो फिर वो तंग नहीं करेगा आपको पढ़ने में या उसमें। और उसके लिए जो आधार है वो क्या होगा? आधार जो है वो वांग्मय की जो सूचना है उस पर ध्यान देना। जो घटना हुई उसका कारण क्या था, उस कारण का निवारण क्या है उस पर जाना। ये अध्ययन से या अध्ययनरत जो साथी हैं उनसे पूछ के आपको ये चीज मिल सकती है। तो बहुत अच्छा। मन में समाधान हो गया, फिर वो तंग नहीं करेगा। हाँ, ये आपको स्वीकारना भी होगा कि उस समय जो हुआ वो ठीक नहीं था। वो तो नहीं ही होगा क्योंकि अभी भ्रमित स्थिति में ये सारी चीज जागृति क्रम में हमसे होगी ही। पर हम लोग क्रम हम्म। से आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हमें वो स्थिति भी आएगी कि हम गलती अपराध से बच जाएंगे। तब नहीं होगा। जी भैया जी। क्योंकि एक्चुअली एक्चुअली घटना क्या घटी, मेरे स्कूल में ना एजेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें दे रही है सर्विस। तो मेरे को एक कंपनी ने 2 आया दी मेरे स्कूल में काम करने के लिए। उनकी सैलरी मुझे पहले कंपनी कंपनी को पहले एडवांस आया को देनी थी, फिर मुझे कंपनी को देनी थी। बट कंपनी ने बोला आप मुझे दोगे तो मैं आया को दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अब आया के बिना मेरा काम नहीं चल रहा, तो मैंने पहले कंपनी को दे दी। तो कंपनी ने बाद में आया को दी, लेकिन एक महीना ऐसा आ गया मैंने कंपनी को दे दी लेकिन कंपनी अब आया को नहीं दे रही। जी जी। अब वो गवर्नमेंट मनी है जो उसके अकाउंट में चली गई है और वो आगे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये गलती मेरे पार्ट पे हुई, मुझे कंपनी को पहले नहीं देनी चाहिए थी बाय नॉर्म्स। लेकिन मैंने दे दी। मेरे पार्ट पे गलती तो हुई है, ये मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा, उसको बार बार रिमाइंडर दिए, सब कुछ दिए, बट वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं लीगली जो एक्शन लेना चाहिए वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये विचार मेरे मन में बार बार भी आ रहा है। और मेरी जो आयास थी, तो मैंने आयास को सैलरी अपने पास से दे दी, ताकि उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका तो कोई फॉल्ट है ही नहीं। जी जी। मैंने उनको बोला बेटा जो भी सोल्यूशन आगे होगा वो ठीक है,
डिपार्टमेंट की उसकी तरफ से आपके पास सैलरी आ जाए तो आप मुझे रिफंड कर देना, बट एट ए टाइम आपको लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती तो मेरे पार्ट पे हुई है। तो मैंने उनको तो दे दिया, बट मेरे पार्ट पे जो गलती हुई, मैं उस चीज को ना अभी वो सोल्यूशन मेरे को मिल नहीं पा रहा, तो वो मुझे बहुत वो कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से तो मेरे से गलती हुई है। जी। तो वो जी। चीज कई दिन से मुझे तंग कर रही है। जी बिल्कुल वही तो है। आपसे एक हाँ। बार वो हो गया। जी हम्म। कुछ बोल रहा है और कोई नहीं था। आपसे वो एक बार हो गया और अभी आपको स्वीकार नहीं हो रहा कि आपसे नहीं होना था। बेसिकली हम्म। तो प्रश्न उतना ही कि आपसे होना नहीं था। हाँ बाद जी, में आपसे लेकिन सहमत हो गया ऐसा नहीं होना था। पर अब हम्म, ऐसा हो गया उसको आप चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। तो अभी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना था पर हो गया है। अभी आप ये हम्म, कर सकते हैं संकल्प कि ऐसा दूसरी बार ना हो। नहीं, वो तो फिर मैंने स्टॉप कर दी, 3 महीने से स्टॉप कर दी उसे, जी कि तो आप दोगे वापस। तो ही हम आपको आगे रिलीज करेंगे, तो नहीं करेंगे। जी तो एक तो पहला तो ये आगे ना हो उसके लिए आपकी तैयारी हो जाए। और हाँ, वो पुराना जो तो। हो गया उसका स्वीकार हो जाए कि अभी हमसे ये हो गया कि अभी क्यों हुई उसके विश्लेषण में जाएंगे। तो उस समय हम्म। क्यों हुई तो भरोसा था विश्वास था ऐसा हो जाएगा। जी जी। तो उसमें कहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो अभी अब मानव का मानव पे विश्वास से ही काम चलेगा। तो वो विश्वास के लिए आपका जो मूल्यांकन है सामने वाले का वो ठीक से नहीं हो पाया। तो गड़बड़ जी मूल्यांकन में हुई तो मूल्यांकन को ठीक कैसे करें उस पर काम करना है। जी भैया। जैसे ही ये समाधान की ओर आप काम करेंगे ना तो फिर आपका वो गिल्ट कम हो जाएगा कि गलती हुई है। आपको गिल्ट पूर्ण रूप से भैया, एक्चुअली स्वीकार अब हो मैं, जाएगा। अगर मैं फाइल मूव करती हूँ आगे अपने सीनियर्स के थ्रू अगर जाती है, तो लीगली मेरे अगेंस्ट एक्शन होगा कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तो वो जी चीज एक जी। झगड़ा जैसे होता है ना वो। जी जी ये सारी चीज तो रहेगी हमारे साथ। तो हम्म। अभी एक तो है उस गलती को स्वीकार लेना और उसके भय से मुक्त हो जाना पहले तो। आपने जो अभी बताया ना कि ये आगे होगा फिर आगे मूव होगी तो उसका भय भी तो अभी है हमारे पास। उस भय से है कैसे मुक्त हो। तो है भी अभी। जी जी नहीं हो जाएगा उसमें वही है ना कि अभी उस भय से मुक्त कैसे हो हम लोग। हम्म, तो भय जो है जो भ्रम है वो भ्रम से मुक्त होना भय से मुक्त होना। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अभी तक ये सारी उससे मुक्त होने के लिए स्वीकृति एक बड़ा टूल है कि हाँ हम स्वीकार कर लेंगे ये हो गया हमसे। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग गलती अपराध नहीं करेंगे जागृति से पहले। वो होगा ही हमसे कहीं ना कहीं। तो उसको वो स्वीकार के आगे बढ़ना है उस सारी स्थितियों में यही मुझे समाधान लगता है। और फिर आगे परमानेंट उससे ना हो उसके लिए हमारी योग्यता पात्रता का विकास करना है। तो और ध्यान से करेंगे और तो शांति से हड़बड़ी में नहीं करेंगे ये सब हाँ चीजें जी, उस। बहुत सारी चीजें सीखी है इससे, बहुत सारी। जी कोई गलती करते हैं उससे सीखते हो तो बहुत कुछ है हम लोग, कि ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं नॉर्म्स को ठीक से पढ़ा, जी। विश्वास में गलती की, तो उस चीज को देख रहे हैं, उस तो अब आगे के लिए तो सबक मिल गया बहुत बड़ा। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि हुई ना हमने एक चीज सीखी आगे बढ़े। तो अभी वापस वो तंग नहीं करेगा अध्ययन में। हम्म। ऊपर से वो अध्ययन में और सहायक होगा कि हमारी जो गलती हुई उसमें हमें स्व मूल्यांकन होगा हमारा स्व निरीक्षण होगा अंतर नियोजन अंतर नियमन होगा तो वो अध्ययन में सहायक हुआ। जैसे बाबा जी कहते हैं ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत। तो ये पीड़ा हम्म, बढ़ी तो राहत की ओर भी हमारा वो जाएगा ना ध्यान। तो ये अच्छा है उस तरह से तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छा हो गया। ये भी एक ठीक। एंगल है देखने का। जी भैया। जी जी। जी ठीक है अब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी सभी का धन्यवाद और कोई प्रश्न नहीं हो तो आज हम यहाँ पर रोक लेते हैं। हाँ भैया आज यहाँ पे रखते हैं। जी भैया। कल सभी करते हैं। का बहुत धन्यवाद नमस्ते। बढ़िया।